अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है और दिसंबर की 23 तारीख। पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन बहजत जिलानी आपके लिए लेकर हाजिर है। जैसा कि खालिद हमीद ने आपको बताया था कि वो 2 हफ्ते की छुट्टी पर हैं, तो आइए खबरों का आगाज करते हैं पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और आलमी खबरों के साथ। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाने को मामला मौखिर कर दिया है। अब एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कहा है कि फैसला तहरीर कर रहे हैं। फैसले के ऐलान की नई तारीख वो जल्द बताएंगे। यहाँ ये जिक्र भी करते चले कि मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खुसूसी मिशन के लिए रिचर्ड ग्रेनल का इंतखाब पाकिस्तान की सियासत और मीडिया में मौजूद बहस बना हुआ है, क्योंकि अमरीकी सिफारतकार रिचर्ड ग्रेनल सोशल मीडिया पर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में हुकूमती जमातों और हिज़्ब इख्तलाफ की मुज़ाकराती कमेटी का पहला इन कैमरा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास खत्म होने के बाद जारी होने वाले मुश्तरका बयान के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। इन खबरों की तफसील के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से 25 आम शहरियों को सजा सुनाए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। यूरोपीय यूनियन की सिफारती सर्विस से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि फौजी अदालतों से आम शहरियों को सजा देने का अमल शहरी और इंसानी हुकूक के उस बैनुल अक़वामी मुआहदे से मुत्तसादिम है जो पाकिस्तान अमल करने के लिए दस्तखत करने वाले ममालिक में शामिल है। मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन की तरफ से दिए गए 27 कन्वेंशन में कारकर्दगी दिखाना होगी, जबकि निज़ाम इंसाफ समेत अक़लियतों के खिलाफ मुबैना कार्रवाइयों की वजह से इस्लामाबाद को मुस्तकबिल में इस स्टेटस से महरूम होने का खदशा है। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में अपना सफारती मिशन बहाल करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब के काबुल में सिफारत खाने ने इतवार को जारी होने वाले एक बयान में कहा है कि अफगान अवाम को खिदमात की फराहमी के लिए सऊदी अरब हुकूमत की ख्वाहिश पर काबुल में सऊदी मिशन अपनी सरगर्मियों को दोबारा बहाल कर रहा है। तालिबान ने काबुल में सऊदी अरब के सिफारत खाने को दोबारा खोलने का खैर मकदम किया है और सऊदी सिफारती मिशन को काबुल में अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। तालिबान के नायब तर्जुमान ज़िया अहमद तवक्कुल ने अपने एक्स पेज पर ऑडियो बयान में ये उम्मीद भी जाहिर की है कि सऊदी अरब में मुकीम अफगान शहरियों को भी काबुल में सिफारत खाना खोलने के फवायद हासिल हो सकेंगे। पाकिस्तान के लिए ये पेशरफ्त कितनी अहम है, इन तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आइए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रोज इतवार के रोज कवैत के आला तरीन शहरी एजाज मुबारक अल कबीर ऑर्डर से नवाजा गया। ये एजाज रिवायती तौर पर सरबराहान ममलिकत, गैर मुल्की शख्सियात और शाही खानदान के अरकान को दोस्ती की अलामत के तौर पर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज 2 रोजा दौरे पर कवैत पहुंचे थे। उनका ये दौरा किसी भारतीय वजीर आजम का कवैत का 43 साल के बाद होने वाला पहला दौरा था। मोदी ने अमीर कुवैत के साथ साथ वली अहद शेख साहबाहुल खालिद अल सबाह के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात तक पहुंचा दिया है। बांग्लादेश ने पड़ोसी मुल्क भारत से कहा है गजा में तिब्बी माहिरीन ने बताया है कि इसराइली हमलों में कम से कम 11 फलस्तीनी मारे गए हैं। गजा के शिमाली किनारे पर चंद अस्पतालों में से एक अभी भी जुज़वी तौर पर काम कर रहा है और ये इलाका इसराइली फायर की जद में आने के बाद फौरी मदद के लिए भी कोशिश कर रहा है। इसराइली फौज ने फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। इतवार को उसने कहा कि वह अस्पताल को ईंधन और खुराक फराहम कर रहा है और कुछ मरीजों और अमले को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मदद भी दे रहा है। फलस्तीनियों ने इसराइल पर इल्जाम लगाया है कि वो शिमाली गजा को बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी इसराइल तरदीद करता है। इसराइल का कहना है कि गजा की पट्टी के शिमाली किनारे पर वाक़ 3 मकामात बैतुल लाहिया, बैतुल हुनून और जबालिया के इर्द गिर्द उसकी कार्रवाई का हदफ हमास के अस्करियत पसंद हैं। उधर गजा में मुमकिन जंग बंदी के बारे में पीर को इसराइली और फलस्तीनी हुक्काम के रिमार्क्स के मुताबिक अहम इख्तलाफात को अभी हल होना बाकी है, ताहम इनमें कुछ कमी वाक़ई हुई है।
اور ایران کے حوالے سے حال ہی میں شائع ہونے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ ایران میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والے عبد الرحمان برومن سینٹر نے جاری کی ہے، جس کا عنوان ایران اسٹیٹ وائلنس وداؤٹ بارڈرز ہے، اور رپورٹ میں ایسے 862 کیسز کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں ایران نے امریکہ، کینیڈا، فرانس، برطانیہ، عراق، پاکستان، ترکیہ اور جرمنی جیسے ممالک نے اپنے مخالفین کو یا تو قتل کیا یا پھر اغوا کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کارروائیوں میں ایرانی حکام، سفارتکاروں اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے احکامات منصوبہ بندی اور جرائم کا ارتکاب نہ صرف ثابت ہو چکا ہے بلکہ متعدد مواقع پر ایرانی حکام نے ان کارروائیوں کی تصدیق بھی کی ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف یا JCS نے پیر کو کہا کہ ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ شمالی کوریا یوکرین میں روس کی جنگی کوششوں کی حمایت کے لیے مزید فوجی اور ہتھیار بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا، امریکہ اور یوکرین کے مطابق شمالی کوریا نے تقریباً 12,000 فوجی پہلے بھی روس بھیجے ہیں۔ JCS نے پیر کو کہا کہ شمالی کوریا کے کم از کم 1100 فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں، اور یوکرین کی فوج نے پیر کو کہا کہ اس نے 47 فضائی ڈرونز کو مار گرایا جو روسی افواج کے مختلف ملک کے متعدد علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے استعمال کیے گئے تھے۔ روس کی وزارت دفاع نے پیر کو کہا کہ اس نے روس اور یوکرین کی سرحد کے ساتھ واقع برانسک کے علاقے میں یوکرین کا ایک فضائی ڈرون بھی تباہ کر دیا۔ اور پاکستان کے شہر لاہور میں 3 روزہ برائڈل فیشن شو اتوار کو ختم ہو گیا ہے، جس میں ڈیزائنرز نے نت نئے روسی ملبوسات کی نمائش کی ہے۔ 3 روزہ فیشن ویک کا آغاز 20 دسمبر سے ہوا تھا۔ عروہ حسین، ماورا حسین، مہوش شجاعت، علی ظفر، عماد عرفانی اور آئمہ بیگ سمیت کئی فنکاروں نے فیشن شو کی اس رونق میں اضافہ کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم چلتے چلتے آپ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ اب ہم خبروں کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ فیس بک پر پوسٹ ہونے والے اس بلیٹن کو سنتے ہیں، نہ صرف خود سنتے ہیں بلکہ شیئر بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر کامنٹس بھی کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہتا ہے، کیونکہ اس سے ہم اپنے خبروں کے بلیٹن کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو ہماری ان خبروں کو، اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اب بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے پروڈیوسر عائزہ عرفان کے ساتھ، اور عائزہ عرفان کو ہم چلتے چلتے ان کی سالگرہ کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ خدا حافظ۔